सो नाउ अब डिस्कस करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, काफी एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होते हैं, उनमें स्पेसेस नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और बेटा ओरिएंटेशन के बेसिस पे ही एंड फाइबर्स के ओरिएंटेशन के बेसिस पे ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? In dense regular connective tissues, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. ठीक है, आप देख सकते हो dense regular connective tissue में collagen fibers किस तरीके से हैं, ये देखिए dense regular का है ना, ये हमारा dense regular, तो यहाँ पे the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसके एग्जाम्पल क्या है? टेंडेंस हो गए, लिगामेंट्स हो गए, ये एग्जाम्पल है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। ओके, टेंडेंस विच इज, देखो क्या लिखा है, टेंडेंस विच अटैच skeletal muscles to bone and ligaments which attach one bone to another are example of this tissue. Tendons क्या होते हैं? जो कि skeletal muscle को bone से attach करती है, ये इसका example है। और ligaments जो कि एक bone को दूसरी bone से attach करती हैं, ये भी इसका example है। ओके, इसके बाद next, dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently. ये डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट। अगर मैं डेंस इरेगुलर की बात करूं तो उसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट दे आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। यहाँ पे जो एग्जांपल है ये स्किन है, स्किन में प्रेजेंट होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। ये जो दोनों ही पिक्चर है, दोनों ही डायग्राम है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर के लिए, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे जो टॉपिक शुरू होता है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या लिखा है, चलो देखते हैं। ठीक है, लेट मी चेंज द मार्कर। ठीक है, सॉरी, हाइलाइटर। कार्टिलेज, ठीक है, cartilage, bones and blood are various type of specialized connective tissues. ठीक है, तो क्या क्या है? कार्टिलेज हो गए और बोन्स हो गए, इसमें ब्लड हो गए, ये है हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। डन, समझ आ गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। दी इंटरसेल्युलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायेबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। ठीक है, जो इंटरसेल्युलर मटेरियल है कार्टिलेज का वो कैसा है? सॉलिड है और प्लायेबल है। ओके, एंड ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इनकी सेल्स को क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनकी सेल्स को क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, that are enclosed in small cavity within the matrix secreted by them. ओके, जो ये मैट्रिक्स सिक्रीट करती हैं उनके अंदर जो भी कैविटीज हैं, छोटी छोटी कैविटीज, उसके अंदर ये सेल्स जो है हमारे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में बहुत सारे कार्टिलेज जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, outer ear joints, between adjacent bones of vertebral column, examples हैं limbs and hands in adult। तो यहाँ पे आपको कार्टिलेज, ये एग्जाम्पल है, यहाँ आपको कार्टिलेज मिलेंगे। ठीक है, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं कार्टिलेज के बारे में। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है कार्टिलेज की उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। ठीक है, so the outer most covering of cartilage is called perichondrium.
ठीक है, जो आउटर मोस्ट कार्टिलेज होता है उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। कार्टिलेज बनाने वाली सेल्स कौन सी है? देखो, एक तो सेल्स है नॉर्मल जो कार्टिलेज, ठीक है, की सेल्स होती हैं, वो होती है हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स। लेकिन कार्टिलेज बनाने वाली, प्रोड्यूस करने वाली भी तो सेल्स होती है, उनको कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, सो ये भी आप याद रखोगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है? ये कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स है। प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, और ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है ये एक्टिव हो जाते हैं, फिर ये डिवाइड करते हैं एक्टिव होके। ठीक है, ये सबसे पहले एक्टिव हो जाएंगे बच्चे, और एक्टिव होके ये क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, और डिवीजन करने के बाद ये बनाएंगे कॉन्ड्रोसाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक्टिव करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे और डिवाइड करेंगे, डिवाइड होके क्या बनाएंगे? कॉन्ड्रोसाइट बनाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होते हैं। बहुत बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो दोनों टर्म्स में। इसके बाद एक और टर्म है इसी से रिलेटेड, विच इज कॉल्ड कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या होते हैं? ये कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं। दे आर कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स। कार्टिलेज को खाने वाली या डिस्ट्रॉय करने वाली ये जो सेल्स होती है, इनको कॉन्ड्रोक्लास्ट कहा जाता है। ये कॉन्ड्रोक्लास्ट है। ओके, सो तीन नेम्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, वी हैव थ्री नेम्स हियर। सबसे पहले वी हैव कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, एट सेकेंड वी हैव कॉन्ड्रोब्लास्ट, और एट थर्ड वी हैव कॉन्ड्रोक्लास्ट। ठीक है, वो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं मेनली, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स हैं, और जो हमारा कॉन्ड्रोक्लास्ट है वो कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स हैं। ठीक है, मैट्रिक्स, कार्टिलेज के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो दी मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रिन। ठीक है, कार्टिलेज के मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन कहा जाता है। ये रिजिडिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ओके, क्या कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई है? So there is no direct blood supply to nervous tissue, epithelial tissue and the matrix of cartilage. तीन चीजों के पास कोई भी ब्लड सप्लाई डायरेक्ट नहीं होता, ये मैं बता भी चुकी हूँ। एपिथेलियल टिश्यू भी अपने अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से ही ब्लड लेते हैं, कोई डायरेक्ट सप्लाई नहीं है। नर्वस टिश्यू का भी सेम है बच्चे, कोई भी डायरेक्ट सप्लाई इनके पास नहीं होती। एंड कार्टिलेज, मैट्रिक्स, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन में भी कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो वन शुड नो अबाउट दिस कि कहाँ कहाँ डायरेक्ट ब्लड सप्लाई आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो कार्टिलेज में बच्चे कौन से कार्टिलेज आते हैं? हमारे हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं। हाईलाइन कार्टिलेज सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, पता है आपको? सबसे ज्यादा ये ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ मिलते हैं हाईलाइन कार्टिलेज? आपके लैरिंग्स में मिलेंगे, और जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई में सी शेप्ड रिंग्स होती है ना, वहां पे आपको हाईलाइन कार्टिलेज मिलेगा, ब्रोंकियल ट्यूब्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं हाईलाइन कार्टिलेज, बेसिकली ब्लूइश इन कलर, दे आर ब्लूइश इन कलर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा हाईलाइन कार्टिलेज के बारे में। अब फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। फाइब्रस कार्टिलेज में होते हैं हमारे इलास्टिक कार्टिलेज और वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज में क्या होता है कि येलो फाइबर्स नेटवर्क बनाते हैं, और व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज में क्या होता है कि कोलेजन फाइबर्स बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो फाइबरस हो गए, इसमें वही आएगा ना जिनमें फाइबर्स होते हैं। तो फाइबरस में दो आएंगे, एक इलास्टिक और एक व्हाइट फाइबरस। ठीक है, एक येलो फाइबर और एक व्हाइट फाइबर वाला, जो मैंने पहले आपको बताया था। एक में कोलेजन पाया जाएगा और एक में इलास्टिन पाया जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से वो कार्टिलेज है। इसके बाद कैल्सिफाइड कार्टिलेज भी होते हैं बच्चे। कैल्सिफाइड कार्टिलेज, जो हाईलाइन कार्टिलेज जब मॉडिफाइड हो जाता है ना, ठीक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट जमा होने की वजह से हाईलाइन कार्टिलेज मॉडिफाई हो जाता है और बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, बोन्स की तरह। ठीक है, ये हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है हमारी बॉडी का, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो ये भी इसके अंडर आता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, कहाँ पे आपको कैल्सिफाइड कार्टिलेज मिलता है? ठीक है, जो फीमर का हेड वाला पोर्शन होता है, जो फीमर है ना हमारी थाई बोन, उसके हेड वाले पोर्शन में आपको मिलेगा, और ह्यूमरस में हमारे मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़े मोड़े एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं ताकि ताकि आप लोगों को पता रहे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। चलिए,
अब हम नेक्स्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में. नेक्स्ट वी हैव बोन्स. Bones have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salt and collagen fibers which give bone its strength. ठीक है, तो bones के पास ठीक है hard और non-pliable ground substance है, but it is rich in calcium salt और collagen fibers भी ज्यादा मिलेंगे आपको, जो कि bone को उसकी strength देते हैं. Okay, इसका ठीक है, it is a main tissue that provides structural framework to the body. Main tissue है. बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन. आपको भी पता है सॉफ्टवेयर टिश्यू और ऑर्गन को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है. द बोन सेल्स को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोसाइट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये देखिए यहाँ पे वी हैव कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, एंड हियर वी हैव ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, पता होना चाहिए सभी को. ठीक है, तो बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है. दे आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूने. ठीक है, कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं जिनको लेक्यूने कहा जाता है, उसके अंदर आपको ये सेल्स मिलेंगी. लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स, जो लिम्स की बोन्स हैं, ठीक है, दे सर्व वेट बियरिंग फंक्शन एंड दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम. ठीक है, बोन्स भी स्केलेटल मसल से अटैच होती है, इसलिए तो मसल्स को स्केलेटल मसल कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे स्केलेटन से अटैच है. ओके, एंड टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स करने के लिए, मूवमेंट्स होने के लिए ये ऐसे तरीके से अटैच है. द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. ठीक है, कुछ बोन में बोन मैरो पाया जाता है, आपने भी शायद इसके बारे में सुना होगा, रेड बोन मैरो. ठीक है, और येलो बोन मैरो. तो जो रेड बोन मैरो है उसमें बोन सेल्स, सॉरी ब्लड सेल्स आपको मिलेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में. ओके, तो ये थी बोन्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन. और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अब मैं भी दे देती हूँ बोन्स के बारे में. तो चलो बच्चे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसको भी. तो हियर वी हैव बोन्स. ठीक है, स्टडी. सबसे पहले स्टडी की बात करते हैं. स्टडी, बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी. तो वन शुड नो अबाउट दिस. ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है बच्चे प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन. बोन फॉर्मेशन के बनने को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन. ऑसिफिकेशन. ओके, चलिए, बोन की आउटर मोस्ट कवरिंग, जैसे कार्टिलेज की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वैसे बोन की भी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. इसको क्या कहा जाता है? पेरियोस्टियम. पेरियोस्टियम. ठीक है, बोन बनाने वाली सेल्स कौन सी हैं? बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स. दे आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट. बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स है हमारी ऑस्टियोब्लास्ट, और यही डिवाइड होती हैं, एक्टिव होंगी सबसे पहले और डिवाइड होंगी, और यही बनाएंगी ऑस्टियोसाइट्स. डिवाइड टू फॉर्म ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोसाइट्स आर द रियल बोन सेल्स. ठीक है, जिनको कहा जाता है बोन सेल्स. ओके, मेच्योर बोन सेल्स है ये हमारी. बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स भी होती हैं बच्चे. बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स कौन सी होती है? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स होती है. ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा. मैट्रिक्स कैसा है? हार्ड है, नॉन प्लाइबल है. ठीक है, और इसका जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है ना बोन का, सॉरी मैट्रिक्स का, उसमें आपको सॉल्ट मिलेंगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, फ्लोराइड्स मिलेंगे आपको, कैल्शियम फॉस्फेट्स मिलेंगे इनऑर्गेनिक पार्ट में. ओके, और ऑर्गेनिक पार्ट में ओएसिन बेसिकली आपको मिलेगा. उतना हमें नहीं जानना है. ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया. ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजें, तो मैं आप लोगों के डाउट्स काफी अच्छे से क्लियर कर सकती हूँ. ठीक है, चलिए वापस चलते हैं टॉपिक पे. देन वी हैव ब्लड. ठीक है, साइड में जो डायग्राम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इनको भी डिस्कस करेंगे. पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं. सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू containing plasma, red blood cells RBC, white blood cells WBC, and platelets.
ओके तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर आपको प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलेंगे, ठीक है। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है और बहुत सारे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में कितना ब्लड पाया जाता है? 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। ओके किस तरीके का है हमारा कनेक्टिव टिश्यू? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और नीचे देखिए क्या लिखा है कि आप इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 17 और 18 में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो चैप्टर उस इसी चीज पे रिलेटेड है, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सारा वही हार्ट के बारे में बताऊंगी, ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊंगी, ब्लड के और जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो दिस इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और स्टडी, ब्लड की स्टडी भी तो होती है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिमेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, ठीक है। कैसा होता है ब्लड? स्लाइटली एल्कलाइन होता है बेटा, ओपेक होता है। पीएच कितना होगा? एल्कलाइन है ना, 7.4 समथिंग पीएच होता है इसका। ओके तो आप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक है प्लाज्मा और एक है फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। चलिए इतना ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके ऊपर एक चैप्टर है, ठीक है। साइड में डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा कार्टिलेज का डायग्राम। इसमें कोलेजन फाइबर्स दिखा रखे हैं, देखिए। और हियर वी हैव कार्टिलेज सेल्स। बेटा ये लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आ सकती है। ये कॉन्ड्रोसाइट्स दिखा रखे हैं आपको। सेकेंड डायग्राम किसका है? बोन का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये बोन का डायग्राम है। थर्ड किसका है? ब्लड का। ब्लड में आरबीसी दिखा रखे हैं, प्लेटलेट्स और यहाँ डब्ल्यूबीसी, इस तरीके से। डन। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मसल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी। चलिए थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। हाँ पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है भाई? ईच मसल इज मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज, ठीक है। सो हर मसल जो है वो लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स की बनी है, जो कि एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। एंड दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स, और वो फाइबर भी न्यूमरस फाइब्रिल से बने हैं, जिनको मायोफाइब्रिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोफाइब्रिल कहा जाता है, मायोफिब्रिल कहा जाता है। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। जब भी कोई इम्पल्स आप मसल फाइबर को देते हो तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। यानी कि वो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। देन रिलैक्स, लेंथन एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। और जैसे ही इम्पल्स आगे बढ़ता है तो जो पीछे वाला हिस्सा है जहां पे इम्पल्स पहले आया था, वो वापस से रिलैक्स हो जाएगा और अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाएगा। और इसी तरीके का कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा उनके बीच। ओके देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनके जो एक्शंस होते हैं ये बॉडी को, ठीक है, मूव करने के, और अपने पोस्चर को हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, ठीक है, एंड टू मेंटेन पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मसल। इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सारे मूवमेंट में एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तीन तरीके की मसल्स होती हैं बच्चे, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। तो किस तरीके का टिश्यू है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस तरीके का टिश्यू है? ये है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एंड क्या है ओरिजिन इसका? तो इसका है मेसोडर्मल ओरिजिन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट हमारी जो आइरिस मसल है, एरिस कह सकते हो, एरिस मसल, और हमारी सीलियरी मसल, सीलियरी मसल। सो एरिस मसल और जो सीलियरी मसल्स होती हैं, ये दोनों एक्टोडर्मल है ओरिजिन में।
ये दोनों एक्टोडर्म लेयर से बनी है, दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। बाकी ऑल द मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मसल की स्टडी को क्या कहते हैं, मायोलॉजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मायोलॉजी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए बच्चे। ठीक है, मसल हमारी बॉडी वेट का कितना पार्ट कंटेन करती है, 40 to 50% ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी वेट मसल कंटेन करती है। सो दिस इज 40 to 50% पार्ट ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट। ओके, चलिए इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टाइलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। मैं लिख देती हूँ क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर है एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, एक मिनट, लेट मी क्लियर इट। एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुलाई। मसल की एक एबिलिटी होती है ना बेटा, किसी भी स्टिमुलाई के साथ रिस्पॉन्ड करने की, किसी भी स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करने की, मतलब अगर कोई भी चेंज होगा ना एनवायरमेंट में तो मसल रिस्पॉन्ड करेगी। ये है प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइलिटी। ये कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज द एबिलिटी टू शॉर्टन बाय गेटिंग सफिशिएंट स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस लेके शॉर्ट होना, कॉन्ट्रैक्ट करना, तभी तो इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, जैसे ही स्टिमुलस मिलता है वैसे ही शॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज्ड, कितना भी स्ट्रेच कर जाती है ये विदाउट बीइंग डैमेज। ओके, जैसे कि एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो यूट्रस है वो कितना ज्यादा एक्सटेंड कर जाता है, कितना ज्यादा स्ट्रेच कर जाता है, तो उस बेबी की वजह से कितना स्ट्रेच कर जाता है। तो एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी है भाई वहां पे मसल्स में, राइट। मसल्स में एक्सटेंसिबिलिटी के, जैसे लोग जिम जाते हैं, बाइसेप्स बना रहे हैं, ट्राइसेप्स बना रहे हैं, तो मसल्स स्ट्रेच कर रही है, डैमेज नहीं हो रही, टूट नहीं रही है, फट नहीं जा रही है, रप्चर नहीं कर रही है, बट स्ट्रेच कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिबिलिटी की। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी किस तरीके की होती है, इट इज द एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, अपनी ओरिजिनल लेंथ लेने की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहा जाता है। ओरिजिनल लेंथ कैसे ले लेती है, जैसे कि अब वो किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी हो जाए तो भाई उसका बच्चा पैदा हो गया, जब बच्चा पैदा हो गया तो वापस से जो उसका यूट्रस है और जो पूरा उसका स्टमक साइज तो वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है ना, कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाता है वो। ठीक है, जैसे आप जिम भी करना छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी वापस से अपनी शेप ले लेती है, जैसे आप मोटे हो या जो भी है, सब जगह अपने चेंज हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, तो ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेने की प्रॉपर्टी। ओके, ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेने की प्रॉपर्टी होती है हमारे मस्कुलर टिश्यू में। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के होते हैं मसल टिश्यू। ओके, चलो बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं इन तीन तरीके की मसल्स को, जिसमें से पहली है बच्चे स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल, skeletal muscle tissue is closely attached to skeletal bones, ठीक है, तो ये they are closely attached to skeletal bones. In a typical muscle such as the biceps, striated, stripped skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion, ठीक है। तो अगर हम बात करें टिपिकल मसल की, जैसे कि बाइसेप्स होते हैं, टिपिकल मसल यहाँ पे स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड को स्ट्रिप्ड भी कहा जाता है और स्केलेटल मसल फाइबर भी कहा जाता है। यहाँ पे दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, पैरेलल फैशन में वो एक दूसरे के साथ बंडल होती है। ठीक है, a sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber, ठीक है, और इसके ऊपर एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है जो कि इन बंडल्स को पकड़ के रखती है बच्चे। तो ये है हमारे स्केलेटल मसल टिश्यूज। ओके, नीचे ये डायग्राम भी दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम भी। ठीक है, तो ये हो गया स्केलेटल मसल टिश्यू।
थोड़ी सी बातें हम भी कर लेते हैं इसके बारे में, स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में। चलिए, तो इसके बारे में जानने वाली ये बात है कि बच्चे, इनका जो अपीयरेंस होता है वो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है, क्योंकि इनके पास डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, यानी कि स्ट्राइटियंस पाए जाते हैं, इसीलिए इनको स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है। तो दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव करती है, हमारे विल के अकॉर्डिंग मूव करती है, इसलिए इनको वॉलेंटरी मसल्स भी कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स, क्योंकि हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं। आपकी मर्जी से आपका हाथ उठा लेते हो ना, आप मर्जी से काम कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद स्केलेटल मसल्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि बोन से अटैच्ड है और ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं। कैसी सेल्स हैं यहाँ पे? सेल्स जो होती है बेसिकली लॉन्ग सिलेंडर शेप्ड सेल्स हैं और अनब्रांच्ड सेल्स हैं। ठीक है, तो लॉन्ग सिलिंड्रिकल और सिलेंडर शेप्ड सेल्स, ठीक है, एंड दे आर अनब्रांच्ड, ब्रांचेस आपको नहीं दिखाई देंगी सेल्स में, अनब्रांच्ड सेल्स है। ओके, अनब्रांच्ड, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे फाइबर्स कैसे अटैच्ड है? बंडल की फॉर्म में बेटा अटैच्ड है, इनके पास लाइट और डार्क बैंड आपको मिलेंगे। लोकेशन कहाँ कहाँ ये पाई जाती है बेटा? ये आपको लिम्स में मिलेंगे, आर्म्स के, लेग्स के, ये आपको टंग में मिलेगी, ठीक है, ये आपको बॉडी पे मिलेगी, ये आपको फेस पे मिलेगी, ये आपको नेक पे मिलेगी, तो इन एरियाज में आपको मिलती है। ओके, और अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करूं तो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रह सकती बहुत लंबे समय तक। लेकिन ठीक है, समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रह सकती बहुत लंबे समय तक, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कि अगर आप कुछ भी मूवमेंट करना चाह रहे हो तो बहुत इजीली वो मूवमेंट कर लेते हो, बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ हिला लेते हो, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं, यानी कि आप फैटीग शो करती है या आप थक जाते हो, बहुत तेज भाग रहे हो, बहुत तेज भाग रहे हो। ठीक है, यानी कि मसल्स जो हैं वो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, बहुत तेजी से आपको बहुत साथ देंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद आप थक जाओगे, रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक के लिए कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रह सकती ना। तो क्लियर है, तो यानी कि फटीग हो जाता है, टायर्ड हो जाती है ये मसल, तो दे शो फटीग, दे शो फटीग। क्लियर है, फटीग शो करती है। तो ये थी स्केलेटल मसल्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखिए सबसे पहले स्केलेटल मसल्स का ये डायग्राम है, इस तरीके की सेल्स हैं, ये स्ट्राइटेंस हैं, डार्क और लाइट बैंड्स हैं। यहाँ पे हियर वी हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दे रखा है, इसका ब्रांचेस नहीं है, सिंगल सिंगल है, आपस में अटैच्ड है बंडल की फॉर्म में। ठीक है, पैरेलल फैशन में अटैच्ड है। चलिए, नेक्स्ट है हमारी स्मूथ मसल्स। The smooth muscles fibers taper at both ends, fusiform and do not show striations. ठीक है, they are taper at both end, दोनों ही एंड से कैसी होती हैं? टेपर होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, दोनों ही एंड से पॉइंटेड होती हैं, so they are taper at both end, they are fusiform, okay, and do not show striations. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल जंक्शन, डार्क और लाइट बैंड्स आपको नहीं मिलेंगे। Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. Okay, तो यहाँ पे सेल जंक्शंस इनको आपस में पकड़ के रखते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू शीट के अंदर बंडल्ड रहती हैं, दूसरे से चिपकी रहती हैं। ठीक है, द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, इसी तरीके के मसल्स आपको मिलेंगे, इसी तरीके की मसल टिश्यू आपको मिलेंगे। स्मूथ मसल्स जो होती हैं बेटा वो इनवॉलेंटरी होती हैं, आपके विल के अकॉर्डिंग काम वो नहीं करेंगे, आप उनको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेरली बाय थिंकिंग अबाउट इट।
इनके बारे में सोच के आप इनको कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकते। ये स्केलेटल मसल के जैसे बिहेव नहीं करती हैं, ये स्मूथ मसल्स होती हैं। आपके कहने पे आपका रेस्पिरेशन या फिर डाइजेशन नहीं होगा, वो ऑर्गन्स खुद काम करेंगे, ये मसल्स खुद काम करेगी, तो ये इनवॉलेंटरी है। ठीक है, ये कैसी है, ये अनस्ट्राइप्ड है, यानी कि अनस्ट्राइटेड और अनस्ट्राइटेड है, ये इनवॉलेंटरी है। ओके, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। इनकी शेप कैसी है, दे आर स्पिंडल शेप्ड सेल्स। कैसी सेल्स है, स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड, दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड। सिंगल न्यूक्लियर मिलेगा आपको एक सेल में, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि इसमें ना ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये वाली स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बट यहाँ पे दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा आपको सिंगल सेल में। फाइबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, लाइट और डार्क बैंड आपको नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ आपको ये मिलेगी। इरिस में, ठीक है, यूरेटर्स में, ब्रोंकाई में, ठीक है, लंग्स में होता है ना ब्रोंकाई, इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में, कैनाल वॉल, ठीक है, ब्लड वेसल्स, तो यहाँ यहाँ ये आपको मिलेंगी। तो कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो करती हैं, ठीक है, धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। एंड दे डू नॉट शो फटीग, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये थक गई तो भाई क्या काम कैसे चलेगा। सो दे डू नॉट शो फटीक, ये फटीक शो नहीं करती हैं। ये थक गई तो बच्चे काम तो होगा ही नहीं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हेयर वी हैव कार्डियक मसल्स, ठीक है, इनका डायग्राम ऊपर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए स्मूथ मसल्स का डायग्राम, ठीक है, ये रहे हमारे स्मूथ मसल फाइबर्स, कैसे हैं, टेपर एंड्स हैं दोनों साइड से, आप देख सकते हो, है ना, और बीच में से कैसे है ना, मोटे स्पिंडल शेप होती है। ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, सिंगल ही न्यूक्लियस है। Next, we have cardiac muscle tissue. Cardiac muscle tissue is a contractile tissue present only in the heart. सिर्फ हार्ट में आपको ये मिलेगा। Cell junction fuse the plasma membrane of cardiac muscle cell and make them stick together. Cell junction जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करवा देते हैं कार्डियक मसल सेल्स की, और आपस में उनको चिपका देते हैं। तो आपको दूर से देखने में लगेगा कि ये जो है ये बहुत मतलब सेल्स जो है आपस में, और बहुत बड़ा है, कैसा स्ट्रक्चर है, आपस में चिपका हुआ है, लेकिन ये अलग अलग सेल्स हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज्ड है, तो ये लगता है कि बहुत बड़ी सेल्स है, लेकिन वो अलग अलग सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कम्युनिकेशन जंक्शन जिनको कहा गया है, एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करने में सेल को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, व्हेन वन सेल रिसीव सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, its neighbor are also stimulated to contract. एक सेल अगर सिग्नल रिसीव करेगी, उसकी नेबर भी सिग्नल को ले लेगी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके पास डार्क और राइट बैंड्स मिलेंगे, स्ट्राइटेंस हैं, न्यूक्लियस भी आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड जंक्शन जो मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क, ये देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क है जगह जगह बिटवीन एडजेसेंट सेल, ये ज्यादा हेल्प करती है स्टिमुलाई को फास्ट ट्रांसमिट करने में। फास्ट ट्रांसमिट करने में कहाँ पाई जाती है कार्डियक मसल, सिर्फ आपको कार्डियक मसल्स मिलेंगी हार्ट में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। ये जो कार्डियक मसल्स है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर इन बिटवीन स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स एंड आर इनवॉलेंटरी। ओके, मतलब डार्क और लाइट बैंड्स आपको ये मिलेंगे। ये मसल्स जो है इनवॉलेंटरीली वर्क करती है हमेशा, हार्ट आपका इनवॉलेंटरीली वर्क करता है, आपके हिसाब से वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये मसल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है और रिलैक्सेशन दिखाती है पूरी लाइफ, और हमारी ब्लड को ये पंप करती रहती है ना, हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है, शॉर्ट सिलिंड्रिकल शेप है, शॉर्ट सिलिंड्रिकल
shaped branched cells. न्यूक्लियस कितना है? एक ही न्यूक्लियस है एक सेल में, सो इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड. ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया. फाइबर जो है वो नेटवर्क की फॉर्म में अरेंज होते हैं. डार्क और लाइट बैंड्स भी आपको मिलेंगे, थोड़े से पेंटेड होते हैं लेकिन होते हैं बेटा. ठीक है, लोकेशन क्या है? वॉल्स ऑफ हार्ट. हार्ट की वॉल्स में. ठीक है, हार्ट की जो वॉल्स है ना, 3 मेम्ब्रेन वहां पे आपको मिलेंगी. ठीक है, जो सबसे अंदर वाली होती है वो होती है एंडोकार्डियम, जो बीच वाली होती है वो होती है मायोकार्डियम, और जो सबसे आउटर वाली होती है वो होती है एक्टोकार्डियम. ठीक है, तो एंडोकार्डियम जो होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है. जो मायोकार्डियम होती है बीच वाली जो मायोकार्डियम होती है वो कार्डियक मसल्स की होती है, और जो बाहर वाली होती है वो भी अलग अलग फाइबर्स की होती है, एक्टोकार्डियम. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, यहाँ पे कि किस तरीके से हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स बिहेव करती हैं, पाई जाती हैं. तो लोकेशन क्या है? वॉल्स ऑफ हार्ट. कॉन्ट्रैक्शन का क्या है? तो दे कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एंड रिदमिकली. ठीक है, एंड देयरफॉर डू नॉट गेट फैटीग्ड. दे डू नॉट शो फैटीग, है ना, फैटीग शो नहीं करती हैं. फैटीग, ये भी नहीं थकती है. तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस करा? अभी हमने मस्कुलर टिश्यू डिस्कस करा, जिसमें हमने देखा स्केलेटल मसल फाइबर्स. ठीक है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल. ठीक है, और कार्डियक मसल. ओके, क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें. ओके, चलिए एक सेल मैं सभी की बता देती हूँ आपको यहाँ पे. जैसे कि एक सेल है स्केलेटल मसल की, इस तरीके की. अगर ये एक सेल है बच्चे, तो यहाँ पे हियर वी हैव. ठीक है, न्यूक्लियस. किनारों पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा, हमेशा पेरिफेरी वाली पोजीशन पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा. एक सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बताया ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो ये है न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस है. इसके अलावा यहाँ पे अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा? अंदर की तरफ आपको लिक्विड भरा हुआ मिलेगा ना. सेल के अंदर भी, हर सेल के अंदर लिक्विड होता है. नॉर्मल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो यहाँ पे आपको लिक्विड मिलेगा विच इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, यहाँ पे सार्कोप्लाज्म कहेंगे. ठीक है, मसल से रिलेटेड है ये चीज. इसके अलावा आपको बैंड मिलेंगे. ठीक है, मैंने आपको बताया था. तो डार्क और लाइट बैंड मिलेंगे. ये देखो इस तरीके से, ये रहा एक डार्क बैंड, ये रहा दूसरा डार्क बैंड. तो जिन जगह डार्क बैंड नहीं होते हैं वो लाइट बैंड कहलाएंगे. ठीक है, तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा ए बैंड. ए बैंड जो डार्क बैंड होता है, और उसके जस्ट बाजू वाला लाइट दिखाई दे रहा है, तो ये है हमारा आई बैंड. ये हमारा लाइट बैंड होता है. ठीक है, ये हमारा लाइट बैंड है, और ये हमारा डार्क बैंड है. क्लियर हुआ? सार्कोप्लाज्म क्लियर हो गया. ठीक है, मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा. सार्कोलेमा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही होती है ये, तो सार्कोलेमा कहा जाता है. ये हो गया स्केलेटल मसल सेल हो गया. अब मैं स्मूथ मसल सेल भी आपको एक दिखा देती हूँ, किस तरीके की है. स्पिंडल शेप्ड, इस तरीके की स्पिंडल शेप है. इसके अंदर भी लिक्विड है, सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है. इसके अंदर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस आपको मिलेगा, बीच में सिंगल न्यूक्लियस है. और इसके अंदर आपको मायोफिब्रिल्स मिलेंगे. डार्क और लाइट बैंड्स वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, यहाँ पे मायोफिब्रिल्स मिलेंगे. मायोफिब्रिल्स उसके अंदर भी मिलते हैं, बट इतनी आसानी से आपको ये नहीं मिलेंगे. यहाँ पे मायोफिब्रिल्स आपको दिख जाते हैं. ऐसे ही हमारी तीसरी होती है. ठीक है, किस तरीके की होती है? ऐसे सिलिंड्रिकल होती है, ये सिलिंड्रिकल है हमारी. ठीक है, एंड इट कंटेन ब्रांचेस लाइक दिस. ठीक है, बीच में ऐसी इंटरकेलेटेड डिस्क है. ये देखिए, जगह जगह इंटरकेलेटेड डिस्क आपको यहाँ पे मिलेंगी. इसमें कम्युनिकेशन जंक्शंस है. ओके, एंड इट कंटेन न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियाई है. इसके अलावा आपको यहाँ पे बैंड्स मिलेंगे. डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स, डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स, डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स. ये सारे बैंड्स आपको मिलेंगे इसके केस में. ओके,
तो आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा काफी अच्छे से कि किस तरीके से इनकी सेल्स अरेंज है और क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो यहाँ तक हो गया ये चैप्टर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट करेंगे अपना टॉपिक न्यूरल टिश्यू। फिर हमारा जो टिश्यूज वाला इसका पार्ट है वो खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, जो कि इम्पोर्टेंट है।